हेलो दोस्तों, स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा के गणित विषय के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ने हैं। वास्तविक संख्या में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है वास्तविक संख्याएं का परिचय, उनका परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। इसके बाद हम देखेंगे प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं और उन्हें सिद्ध करना। तीसरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और चौथा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हम प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बीच में क्या अंतर होता है वो भी देखेंगे। पांचवा पॉइंट है प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर। फिर छठा पॉइंट है अंकगणित का भौगोलिक प्रमेय। और सातवां है हमारा प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इतने विषयों का अध्ययन हम लोग, इनमें से हम फर्स्ट जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, परिचय, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग इनसे संबंधित प्रश्न 10वीं कक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा अध्याय का नाम यह वास्तविक संख्या, तो उसके बारे में जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। और साथ साथ में प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं, जो कि 9वीं कक्षा में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बार इंट्रोडक्शन देते हुए भी आगे हम बढ़ेंगे। मुख्य रूप से हमारा जो प्रथम प्रश्न इसमें आएगा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न ही आएगा। लेकिन इससे पहले जो भी टॉपिक है उन्हें हम एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं का परिचय। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे कि 3 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। -5, 2/3 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। √2 इसे भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जो कि आपने 9वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा। फिर भी अगर किन्हीं को इसमें डाउट होगा, किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया होगा कि √2 को, 2/3 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो वो कमेंट में जरूर लिखेंगे, उन्हें हम अलग से समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि वास्तविक संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। वास्तविक संख्या को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। प्रथम क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं। इन पांचों का हम परिभाषा और उदाहरण के साथ इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम वास्तविक संख्याओं का एक रेखाचित्र बनाएं, यानी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अगर उसका एक रेखाचित्र बनाया जाए तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। संख्याओं को पहले 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब चूंकि वास्तविक संख्या तो हम जान चुके हैं क्या होता है, तो उसका उल्टा काल्पनिक होगा। तो आखिर काल्पनिक संख्याएं होती क्या है? तो जो भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हो, अर्थात इन संख्याओं का प्रयोग जटिल संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए काल्पनिक इकाई आई का प्रयोग होता है, जिसे हम आयोटा कहते हैं। और आयोटा यानी अर्थात कि आई का मान कितना होता है? √(-1). यानी कि हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, वे क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? जटिल संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हमें उतना विस्तार से नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न। फिर हमारे पास पूर्णांक जो आएगा वो 2 प्रकार के हो जाएंगे, ऋणात्मक और धनात्मक, जो कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। और फिर धनात्मक संख्याएं 2 प्रकार की हो जाएंगी, एक पूर्ण जिसमें शून्य भी शामिल होगा, और एक प्राकृतिक जो 1 से शुरू होता है। अब इन सभी संख्याओं का परिभाषा और उदाहरण एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रथम हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह 1 से शुरू होता है, यानी कि यदि हमें कोई वस्तु दिया जाए गिनती के लिए, अगर हम किसी वस्तु का गिनती करते हैं तो हमेशा हम प्रारंभ जो करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3 किसी वस्तु की संख्या हो सकती हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 और
इसके आगे भी चलते जाएंगे अनंत तक। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। अब चूंकि हमें गिनती में जब 9 के बाद हम गिनते हैं तो 10 भी होता है, और 10 लिखने के लिए हमें शून्य का आवश्यकता पड़ता है, परंतु प्राकृतिक संख्या में कहीं भी शून्य नहीं है, तो गिनती में प्रयोग तो 10 होता है, जिसे लिखने के लिए हमें शून्य की आवश्यकता पड़ता है। यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दें तो जो समूह प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्या होती है, जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि। अब हम आते हैं थोड़े से और बड़े समूह में, पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक परिणाम को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी, और साथ साथ में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक संख्या, यदि उनको समूह को एक साथ संग्रह किया जाए तो उससे प्राप्त संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि अनंत से ऋणात्मक अनंत से लेकर घनात्मक अनंत के बीच की सारी संख्याएं, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि, ये सभी संख्याएं एक साथ पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आते हैं आगे प्रमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों एवं q शून्य के बराबर नहीं हो। यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि p/q के रूप में तो होता ही है, परंतु p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यानी हमारे इन समूह में से ही कोई नंबर होना चाहिए p और q का मान, ठीक है। परंतु इसमें शून्य भी है, और हमें पता है कि किसी भी भिन्न का हर यदि शून्य हो तो वह परिभाषित संख्या नहीं होता है। इसलिए हमें क्या लिखना है कि q जो होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी संख्या q हो सकता है परंतु शून्य नहीं होगा। अर्थात परिमेय संख्याएं p/q के रूप में तो होंगी ही, और p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और साथ साथ में q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 2/3, -1/4। अगर हम सिर्फ 5 लिखते हैं तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, अर्थात p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसलिए 5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम देखते हैं अप्रमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवशानी और गैर पुनरावर्ती प्रकृति की हो। अब यहाँ पे आता है सब अनवशानी और गैर पुनरावर्ती। तो अनवशानी का मतलब होता है कि यदि हम दशमलव प्रसार लिखें और उसका अंत नहीं हो, जैसे कि 1.4, 1, 4, 2, 1, 3 और इस तरह से चलता जाएगा, कभी उसका अंत नहीं हुआ, जिसे हम अशांत संख्याएं भी कहते हैं। दशमलव प्रसार का अशांत संख्या, ठीक है। और साथ में होना चाहिए क्या, गैर पुनरावृत्ति, यानी कोई भी अंक या अंक का समूह उसमें पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी वह दोहराना नहीं चाहिए। अगर कोई भी अंक या अंक का समूह दोहराया जाए तो वो अप्रमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। तो अप्रमेय संख्याएं का परिभाषा क्या हो गया, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवशानी और गैर पुनरावृत्ति प्रकृति की हो, अर्थात दशमलव प्रसार अशांत हो और कोई अंक या अंकों का समूह का दोहराव ना हो, उसे हम अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए √2 का वर्गमूल क्या होता है, 1.4, 1, 4, 2, 1, 3 और इसी प्रकार से चलता जाएगा, कभी उसका अंत नहीं होगा। अतः यह एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए √2 को हम क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या है। ये पाई का मान होता है 3.141592 और इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा, इसका कभी भी अंत नहीं होगा, तो इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको प्रमेय और अप्रमेय का अंतर समझ में आ गया। हम प्रमेय संख्याओं को भी दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जो अप्रमेय संख्या है इसका अगर हम उल्टा बोलें तो वो प्रमेय संख्या कहलाएंगी। यानी कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और अगर अशांत हो तो पुनरावृत्ति हो, या तो शांत होने चाहिए या फिर अगर अशांत है तो फिर उनका पुनरावृत्ति होना चाहिए, यानी किसी अंक या अंकों के समूह का दोहराव हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमेय संख्याओं का दो परिभाषा हो सकता है, एक तो p/q के रूप में और एक दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1/4 तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.2
5। अब यह 2 अंकों के बाद इसका अंत हो गया, यानी यह एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्याएं। ठीक है, यदि हम लिखते हैं 1/3, अब इसका दशमलव प्रसार अगर हम लिखें तो 0.333 इस तरह से चलता जाएगा, कभी भी अंत नहीं होगा। यानी इसमें 3 जो अंक हैं उनका बार बार दोहराव हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये अशांत हैं, परंतु ये क्या चीज़ है, अशांत होते हुए भी क्या है, पुनरावृत्ति, इनमें पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, और अगर पुनरावृत्ति नहीं होता तब वो क्या कहलाती, अपरिमेय संख्याएं। तो हम इस प्रकार से परिमेय संख्या को भी परिभाषित कर सकते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में या फिर P/Q के रूप में, दोनों ही रूप में हम परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है और उनका परिभाषा, उनका उदाहरण हमने देख लिया। ठीक है, अब मुख्य जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वो यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये अगले वीडियो में हम इसका डिटेल से वर्णन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी हल करेंगे, और साथ साथ में हम यह भी देखेंगे कि प्रमेय और एल्गोरिथम में क्या अंतर है, यह जानना भी जरूरी होता है, ताकि हमें दोनों में अंतर समझ में आए कि प्रमेय क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, और इससे संबंधित प्रश्न भी अगले वीडियो में देखेंगे।